नमस्कार साथियों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। ये एक एकदम टू द पॉइंट हाई यील्ड स्टडी गाइड है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको सिर्फ वही डेटा मिले जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा मेन फोकस रहेगा सोलर पार्क्स की बढ़ती हुई कैपेसिटीज़ और कुछ बहुत ही अहम सरकारी समझौतों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। चीज़ों को आसान और स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए आज का हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हम शुरू करेंगे राजस्थान के सोलर पार्क से, फिर देखेंगे प्रमुख सरकारी समझौते, उसके बाद अवार्ड्स और किताबें, फिर स्पोर्ट्स की दुनिया और आखिर में सुजस बुलेटिन का एक रैपिड फायर राउंड। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे भारी भरकम टॉपिक से, राजस्थान के सोलर पार्क्स, उनकी नई क्षमताएं और उन्हें कौन सी एजेंसियां डेवलप कर रही हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो डेटा है जहाँ अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। इन कैपेसिटीज़ और डेवलपर्स को तो रटना ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा कैच है ना, वो है इनकी लोकेशन। नोक सोलर पार्क, जिसकी कैपेसिटी 925 मेगावाट है, वो अब फलोदी ज़िले में आता है, और दूसरी तरफ 750 मेगावाट वाला फलोदी पोखरन सोलर पार्क, वो अब जैसलमेर में है। नाम में फलोदी है, लेकिन ज़िला जैसलमेर। ये छोटी सी ट्रिकी चीज़ एग्जाम में फंसा सकती है। इसके अलावा 1500 मेगावाट वाला फतेहगढ़ फेज़ 1, जिसे अडानी रीन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर रही है, उसे भी दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक नंबर है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए लिटरली सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, और वो नंबर है 2450 मेगावाट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एक नंबर में ऐसा क्या खास है। भाई, खास इसलिए है क्योंकि ये 2450 मेगावाट की विशाल कैपेसिटी आने वाले पुगल सोलर पार्क की है। जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा ना, तो ये ऑफिशियली बड़ला को पीछे छोड़कर राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन जाएगा। इसे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी बना रही है, और इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है इसका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी BESS। 1600 से 6400 मेगावाट प्रति घंटे की क्षमता वाला ये सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि ऊर्जा सिर्फ बने ही नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए बड़े पैमाने पर स्टोर भी हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ। हाल ही में हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी समझौते और नीतियां। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बीच के अंतर को समझना है। देखिए, एक तरफ तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने डेनमार्क क्रिकेट फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है, जिसका फोकस है खिलाड़ियों का एक्सचेंज और उनकी ट्रेनिंग, और दूसरी बिल्कुल अलग तरफ हमारी राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU साइन किया है। लेकिन ये खेल के लिए नहीं, बल्कि जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई के लिए है। तो याद रखने का सिंपल फंडा है, डेनमार्क के साथ क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के साथ पानी का समझौता। बिल्कुल क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेचर और किताबों की दुनिया में इस हालिया लॉन्च पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। CA रवि मेमोरिया की लिखी किताब बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग का 5वां एडिशन हाल ही में जयपुर में लॉन्च हुआ है। अब ये एग्जाम के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका विमोचन खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने किया है। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री किसी किताब को ऑफिशियली लॉन्च करता है, तो वो फैक्ट्स के लिहाज से तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जो है हालिया पुरस्कार और सम्मान। इसे याद रखने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। आपने वो आम कहावत तो सुनी होगी ना, अरे वो तो बिल्कुल नारद है, हर जगह खबर फैला देता है। अब देखिए, प्राचीन काल में नारद मुनि को पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन और सबसे तेज कम्युनिकेटर माना जाता था। और अगर हम आज के समय में देखें तो हमारे पत्रकार भी तो बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। वो दिन रात अथक मेहनत करके हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। ये समानता एकदम सटीक है, और यही हमें हमारे अगले टॉपिक देवर्षि नारद जयंती पत्रकारिता पुरस्कार की पृष्ठभूमि को खूबसूरती से समझाती है। ये पुरस्कार जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी द्वारा दिए गए। अब यहाँ 3 नाम हैं, और तीनों को उनकी सही कैटेगरी के साथ मैप करना बहुत ही क्रूशियल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ये अवार्ड मिला है लखवीर सिंह शेखावत को, डिजिटल मीडिया के लिए राम गोपाल जाट को, और प्रिंट मीडिया के लिए मदद कलाल को। बस इन 3 नामों को इनकी कैटेगरी के साथ अपने दिमाग में एकदम पक्का कर लीजिए। चलिए अब फटाफट नजर डालते हैं खेल जगत पर, जहां से राज्य के लिए एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट सामने आई है। बालोतरा जिले के बायतू की रहने वाली मंजू चौधरी, ये नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में मंजू जी ने कमाल कर दिया है। उन्होंने साइकिलिंग में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी का नाम है मंजू चौधरी और उनका खेल है साइकिलिंग। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है जो सीधे आपके पेपर में छप सकता है।
और अब हम आ गए हैं अपने स्टडी गाइड के फाइनल स्प्रिंट में। सीधे सुजस बुलेटिन से निकाले गए कुछ एकदम रैपिड फायर और हाई प्रोबेबिलिटी फैक्ट्स की ओर चलते हैं। ये कुछ ऐसे त्वरित तथ्य हैं जिन्हें बस सीधे सीधे याद रखना है। पहला, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली समिति ने 2011 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। दूसरा और सबसे अहम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 84 और 16 का है। ये रेशो बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा, बूनी के हरप्रीत कपूर को नेशनल आइकन अवार्ड 2026 मिला है। और चौथा, देवास प्रोजेक्ट के तीसरे और चौथे चरण का सीधा सीधा कनेक्शन उदयपुर की पानी की सप्लाई से है। इन्हें तो बिल्कुल घोल कर पी जाइए। एनवायरमेंट से जुड़ा एक बहुत ही शानदार अपडेट है। राज्य सरकार ने खास तौर से चंदन वन यानी सैंडलवुड फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए 3 नई लोकेशन सेलेक्ट की हैं। ध्यान से सुनिए, ये हैं बांसवाड़ा में धनतलिया, उदयपुर में बांकी और सिरोही में जनापुरा। पर्यावरण और भूगोल के नजरिए से देखा जाए तो ये तीनों जगह एग्जाम के लिए एकदम खजाना है। अब एक नजर इतिहास और वर्तमान के इस कमाल के मेल पर। गंग नहर का शताब्दी समारोह बस आने ही वाला है। थोड़ा टाइमलाइन विजुलाइज कीजिए। 1925 में महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। फिर 26 अक्टूबर 1927 को इसमें पहली बार पानी आया और अब 26 अक्टूबर 2026 से पूरे 1 साल तक इसका ऑफिशियल शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। 100 साल पूरे हो रहे हैं तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी जियोग्राफिकल नॉलेज कितनी पुख्ता है। क्या आप बता सकते हैं कि बागदरा मगरमच्छ, वाड़ाखेड़ा, हमीरगढ़ और खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और इनके सटीक जवाब खोजिए, क्योंकि जब हम खुद किसी चीज़ का जवाब खोजते हैं ना तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।